presents दस्तक। नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। चीन के साथ चीनी कम नहीं, इस बार चीनी कुछ ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच जो अब भी सीमा से खबर आ रही है वो चौंकाने वाली नहीं बल्कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। आधुनिक दौर में चीन निवेश के लिए भी कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी सोच रखता है, विस्तारवादी सोच रखता है। भारत के पास मजबूरी है, उपाय है, क्या है? कल दरअसल हैदराबाद हाउस में मीटिंग होनी है और उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियां निकल कर भी आएंगी। तो आइए आज जरा टटोल लेते हैं कि जिस तर्ज पर गुजरात का दौरा हुआ, 6 घंटे गुजरात में गुजारे गए, उसके मतलब और मायने हैं क्या। 3 तस्वीर स्क्रीन पर, गुजरात, गांधी और गीता। बहुत कुछ यही दिशा में साढ़े 5 घंटे तकरीबन गुजरे हैं। गुजरात में मौजूदगी, एक वक्त गुजरात में महात्मा गांधी को लेकर कोई मान्यता नहीं दी गई, लेकिन इन सब के बीच गीता का पाठ शायद ना तो रेड आर्मी ने पढ़ा, ना चाइना पीपुल्स पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने। इसलिए सारे सवाल अनसुलझे हैं कि जिस रास्ते चीन भारत में चल रहा है, ये एक सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का एक नया नज़ारा तो नहीं है। तो आइए दस्तक में सब पर बात होगी इस गुजरात, गांधी और गीता के मद्देनजर, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द ताना बाना संबंधों का बुना जा रहा है और बार बार ये जिक्र हो रहा है कि दरअसल चीनी बहुत ज़्यादा है। पहली रिपोर्ट, गांधी और माओ के आईने में जरा देखने की कोशिश कीजिए मोदी और जिनपिंग को। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। ये पहला मौका है जब चीन का कोई राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में पहुंचा हो। चीन के राष्ट्रपति आज महात्मा गांधी के सामने नतमस्तक जरूर हुए, लेकिन सच यह भी है कि महात्मा गांधी की फिलॉसफी को चीन ने कभी मान्यता नहीं दी। भारत की आजादी के नायक महात्मा गांधी जब नमक सत्याग्रह कर रहे थे, उस वक्त चीन की क्रांति के नायक माओ त्से-तुंग संघर्ष के लिए रेड आर्मी का निर्माण कर रहे थे। और शायद आज चीन के राष्ट्रपति को भी इसका एहसास हुआ होगा कि यही वो साबरमती आश्रम है जहां से दांडी मार्च की शुरुआत करते वक्त महात्मा गांधी ने कहा था, अब भारत को आजादी दिलाए बगैर वो साबरमती आश्रम लौटेंगे नहीं। और उसके बाद लौटे भी नहीं। और उस वक्त माओ त्से-तुंग ने चीन में 80,000 रेड आर्मी और 15,000 कम्युनिस्ट कैडर के साथ खड़े होकर यह ऐलान किया था कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। और उसी के बाद ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च हुआ। यानी माओ की धारा हिंसा के बगैर सत्ता मिल नहीं सकती और महात्मा गांधी की विचारधारा अहिंसा से ही आजादी लेंगे। बिल्कुल 2 धाराएं। संघर्ष की सोच में महात्मा गांधी और माओ त्से-तुंग हमेशा इतनी दूर खड़े दिखे कि समाज को कैसे बांधना है या एकजुट करना है, इसे लेकर भी दोनों की 2 धाराएं ही रही। महात्मा गांधी ने हमेशा माना कि समाज के ताने बाने को बदला जा सकता है, यानी अलग अलग खांचों में फिट लोगों की दूरियों को पाटा जा सकता है। जो गरीब हैं और रईस हैं, उनके बीच सेतु बना जा सकता है। लेकिन माओ ने समाज के ताने बाने को वर्ग में बांटा और वर्ग संघर्ष को एक नेचुरल जरूरत करार दिया। इसीलिए गांधी और माओ साम्राज्यवाद के खिलाफ रहे, लेकिन दोनों में मेल कभी बैठा नहीं। क्योंकि महात्मा गांधी अंग्रेजों से आजादी चाहते थे और माओ त्से-तुंग पीपुल्स आर्मी के जरिए सर्वहारा पर शोषण करने वाले समाज के रईस तबके से आजादी चाहते थे। असर इसी का हुआ कि हर तरीके दोनों देश ने अलग अलग अपनाए। भारत में जमीन के लिए भूदान आंदोलन हुआ तो चीन में जमीन के कब्जे के लिए क्रांति हो गई। तो क्रांति और आजादी की इन 2 धाराओं का मिलन कब कैसे होगा, ये नेहरू के दौर से लेकर आज भी दोनों देशों के बीच एक सवाल ही है। क्योंकि कभी अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध करने वाला चीन आज अमेरिकी बाजार पर कब्जा कर चुका है। और भारत की परेशानी यह है कि साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए भी चीन ताइवान से लेकर वियतनाम में घुसा और भारत की सीमा पर लगातार कब्जे की नीति अपना रहा है। शायद इसीलिए आज सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या साबरमती के आश्रम में पहुंचकर चीन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महज गुजरात की भूमिका माना, या फिर नरेंद्र मोदी की कूटनीति पहली बार चीन को भी उस कटघरे में लेकर आ गई जहां से आगे का रास्ता हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिल्ली से पहले बीजिंग में लगेगा। इंतजार करना होगा
क्योंकि इतिहास कभी भी दोनों को एक साथ होने देने से बचेगा और इतिहास का मतलब उस विश्व शक्ति का है जिसकी नजर इन दोनों की मुलाकात पर है। जाहिर है ये रास्ता जाएगा किधर और इस रास्ते के इर्द गिर्द जो ताना बाना बुना जा रहा है दोनों देशों का, वो सिर्फ निवेश या व्यापार तक सिमटेगा। हर की नजर इस बीच को लेकर है। लेकिन पहले ही मौका है, पहला बार ऐसा हुआ है जब कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष आया और किसी राज्य में गया, उस राज्य में ही प्रधानमंत्री ने अगवानी की। दो मतलब निकाले जा रहे हैं। पहला मतलब ये कहा जा रहा है कि दरअसल राज्यों की भी भूमिका होती है, ये कहीं अब विदेश नीति में हिस्सेदारी उनकी होनी चाहिए। और दूसरी स्थिति ये बताई जा रही है कि ये सांस्कृतिक तरीका है, सांस्कृतिक रिश्तों के जरिए कूटनीति साधने का। क्योंकि देखिए और जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए, जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जापान में थे और अब चीन के राष्ट्रपति हिंदुस्तान में है, ये सांस्कृतिक तौर तरीके दोनों लुभाते भी हैं और शायद कुछ नए संकेत भी देते हैं। याद कीजिए किस तरीके से महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में चीन के राष्ट्रपति पहुंचे हैं, और उससे पहले याद कर लीजिए कि किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे जापान में हुआ। ये देखने समझने के लिए नरेंद्र मोदी जापान में पहुंचे थे और वहां के उस शहर में गए थे जिस शहर में सबसे पहले बुद्ध पहुंचे थे। बिल्कुल एक लिहाज से देख सकते हैं दोहराव है शायद ये सांस्कृतिक संबंधों का, एक तरफ जापान दूसरी तरफ चीन, लेकिन बीच में नरेंद्र मोदी। अब ये नया संकेत है कि क्या जो चीन और जापान आपस में टकरा रहे हैं, जिनकी सीमा और शायद समुद्री सीमा आपस में विस्तारवादी नीति के इर्द गिर्द निवेश में भी कहीं ना कहीं वर्चस्व चाहती है, उससे इतर अब बीच में नरेंद्र मोदी आकर खड़े हो गए हैं या हिंदुस्तान आकर खड़ा हो गया। लेकिन खेल वही है, वही सांस्कृतिक दृष्टिकोण, वही समझ। तो क्या यह माना जाए कि जापान में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी गए उसी तरीके से चीन के राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आए और नरेंद्र मोदी उसी रूप में उनका स्वागत कर रहे हैं और रिश्तों की नई गांठ खोलना चाह रहे हैं जो 1962 में लगी थी, या कहीं नई गांठ बनाना चाह रहे हैं जो गांठ लग चुकी थी। सांस्कृतिक रेवोल्यूशन को भारत ने भी मान्यता उस रूप में दी नहीं थी जिस रूप में चीन शुरुआती दौर में चाहता था, लेकिन भारत वो पहला देश था जिसने चीन के साथ संबंध बनाए थे। यह अलग मसला है 62 में क्या हुआ। लेकिन आइए जरा इस रिपोर्ट को देखने समझने की कोशिश करें, क्योंकि कल हैदराबाद हाउस में जब दोनों आमने सामने होंगे, संबंध और व्यापार को लेकर चर्चाएं शुरू होगी, तो उसमें क्या क्या तरफ किस किस रूप में आंखें मूंदी भी जा सकती हैं दोनों देशों के संबंधों के मद्देनजर। इस रिपोर्ट को देखिए। चीन के रिश्ते जापान, वियतनाम और फिलीपींस से अच्छे नहीं हैं। वहीं अमेरिका लगातार एशियाई धुरी को लेकर काम कर रहा है। तो चीन हो या अमेरिका, एशियाई कूटनीति दोनों के केंद्र में है और दुनिया की कूटनीति के केंद्र में मौजूदा वक्त में भारत है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा के बाद अमेरिकी यात्रा से पहले चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा में वह सब देख पा रहे हैं जो भारत को लेकर एक नई विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में हर कोई चलना चाहता है? ये सवाल भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति और कारोबार से अलग चीन की विदेश और सामरिक नीतियों में खुलापन कभी आया नहीं है। ताजा उदाहरण म्यांमार तक चीन के बेड़ों का पहुंचना है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी भी है। हालांकि चीनी राष्ट्रपति ने हर सीमा विवाद के मद्देनजर नई एशियाई सुरक्षा कंसेप्ट को भी रखा है, जिसमें सेना का इस्तेमाल नहीं करने की बात शामिल है। लेकिन जापान से लेकर वियतनाम और अमेरिका तक ने इस पर भरोसा नहीं जताया। वैसे प्रधानमंत्री मोदी लगातार चीन के साथ संबंध बनाने के लिए या कहें बढ़ाने के लिए चीन की विस्तारवादी नीति को विकास नीति के दायरे में लाने में जुटे हैं। और माना यह भी जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति भारत में $35 बिलियन का निवेश का प्रस्ताव तो कर ही सकते हैं। लेकिन चीन निवेश के रास्ते भी विस्तारवादी खेल खेलता है, यह भी किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि चीन का लक्ष्य अपनी बढ़ती आर्थिक जरूरतों को पूरा करना है और इसके लिए दक्षिण एशियाई एशिया प्रांत और विस्तृत एशियाई क्षेत्र में
चीन अपना वर्चस्व चाहता है। चीन इन इलाकों को बाजार और कच्चे उत्पाद के स्रोत और पूंजी निर्यात के ठिकानों के तौर पर भी लगातार देखता रहा है। वजह भी यही है कि इसके चलते चीन का दुनिया के साथ कारोबार, निवेश और वित्तीय लेन देन लगातार बढ़ा है। लेकिन अब चीन समुद्री सीमा को अपनी हद में चाहता है ताकि विरोधी शक्तियां कारोबार और ऊर्जा को रोक न सके। चीन के नजरिए से भारत के साथ बेहतर राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रिश्ते बीजिंग सरकार की जरूरत है, जिसके सहारे वह एशिया और विश्व को लेकर अपनी विस्तृत रणनीति को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन मुश्किल यह है कि चीन का निवेश भारत में हो यह मोदी सरकार की प्राथमिकता हो सकती है। लेकिन सीमा पर चीनी घुसपैठ की यह तस्वीर बार बार डराती है और बड़ा सवाल यही से खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री सीमा पर लगातार चीनी घुसपैठ से आंख बंद कर लेंगे और व्यापार और बाजार पर सब कुछ केंद्रित कर चीन के राष्ट्रपति की भारत से विदाई होगी। इसके लिए भी इंतजार करना होगा। बातचीत कल होनी है और अब से चंद सेकंड पहले चीन के राष्ट्रपति दिल्ली पहुंच गए हैं, जो कि सुबह से या कहें दोपहर से लगातार अहमदाबाद में थे और वहां पर लगातार संबंधों का ताना बाना गुजराती तरीके से बन रहा था। 3 समझौते भी हुए, लेकिन अब चीन एयरलाइंस का जो विमान है वो दिल्ली पहुंच चुका है और ये मुलाकात का सिलसिला दरअसल कल 11 बजे हैदराबाद हाउस में शुरू होगा और उस तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच कौन कौन से समझौते होते हैं इस पर हर किसी की नज़र है। दरअसल ये इसलिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि भारत और चीन को लेकर सामरिक तौर पर दोनों एक दूसरे से अभी तक या कहें बीते 5 दशकों के दौरान या 50 बरस के दौरान कभी खुलकर बात हुई नहीं है और सामरिक दृष्टि से चाइना इस दौर में लगातार अपने खुलासों से बचता रहा है। ये अलग मसला है कि चाइना हर बरस तकरीबन 184 अरब डॉलर खर्च करता है सिर्फ सेना पर, जबकि भारत सिर्फ 42 अरब डॉलर खर्च करता है। और ये सारी परिस्थितियां बतलाती है कि दोनों देशों के बीच संबंधों का ताना बाना कैसे किस रूप में बनेगा या बन सकता है, इसकी नज़र कहीं ना कहीं अमेरिका की जरूर होगी, क्योंकि अमेरिका ने भी अब एशिया को लेकर एक धुरी बनाई है और वो चाहता है कि वहाँ पर भी संबंध नए तरीके से बने। तो जैसे ही हवाई जहाज से बाहर निकलते हैं चीन के राष्ट्रपति, हम आपको दोबारा वहीं पर ले चलेंगे। लेकिन इन सब के बीच आज एक सवाल हर जहन में था कि क्या वाकई इस दौर में जो हार हुई है बीजेपी की और जिस बात को लेकर हंगामा देश भर में मचा हुआ है उस पर कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी खामोश रहे, क्यों बीजेपी के अध्यक्ष खामोश रहे, तो उसकी आज एक आहट मुंबई में सुनाई दी। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान अमित शाह मौजूद थे। अमित शाह ने सिर्फ इतना ही जिक्र किया कि जहां हारे हैं भूल जाइए, याद कीजिए असम और पश्चिम बंगाल में एक सीट हमने पाई और उस दिशा में बढ़ना है। लेकिन उससे बड़ा सवाल एक और निकला कि चुनावी माहौल के बीच, सीटों के समीकरण में लेकर झगड़े के बीच अमित शाह ने आज इस बात का जिक्र किया जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री मोदी करते रहे हैं कश्मीर को लेकर, कि अगर नेहरू के हाथ में ना होता, सरदार पटेल के हाथ में होता तो बात कुछ और होती। कुछ यही जिक्र आज अमित शाह ने मुंबई में किया। आज भी एक रियासत कश्मीर, उसका सवाल यूएनओ पेंडिंग है और काफी सारी चर्चाएं उसके लिए होती रहती है। एक बहुत बड़ा हिस्सा भी पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखा है। आज मुझे कहने में कोई झिझक नहीं कि कश्मीर का मसला भी जवाहरलाल नेहरू की जगह अगर सरदार पटेल को दिया होता तो कश्मीर आज हिंदुस्तान का अंग होता। जिक्र और चोट कहीं ना कहीं राजनीति साधने के लिए भी है और कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाने और बताने की स्थिति में, या फिर कांग्रेस से इतर सोच रखती है बीजेपी, यह भी बताने की। बहरहाल हम आपको दोबारा दिल्ली में लिए चल रहे हैं, जहां पर हवाई अड्डे पर पहुंच चुका है चीन के राष्ट्रपति का विमान और लगातार इंतजार हो रहा है कि एयर चाइना के उस गेट्स खुले और उसमें से राष्ट्रपति शी जिनपिंग निकलें। हम इंतजार करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये बताते हुए कि जैसे ही नजर आएंगे वैसे ही लौटते हैं आपके पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कल भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच दरअसल वो बैठक होनी है जिसमें कई करारों पर हस्ताक्षर भी होना, और इस बात पर भी लगातार अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या वाकई सीमा पर जिस तरीके से घुसपैठ होती है और जिस विस्तारवादी नीति का जिक्र जापान में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, क्या उसका जिक्र बातचीत की टेबल पर हो पाएगा। हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे वो निकले आपको दिखा दे। लेकिन उन सब के बीच आज तकरीबन 5.5-6 घंटे जो गुजरात में गुजारे गए, तो गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर पर्यटन के लिहाज से अमिताभ बच्चन हैं।
तो अमिताभ बच्चन की आवाज में जरा सुनिए किस रूप में आज प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति के गाइड बन गए। पूरी दुनिया में जिसका नाम रोशन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। यहां सूर्य देवता वे स्वयं आते हैं यहां रोज सुबह। देखिए वडनगर का ये कीर्ति तोरण, जिसने बहुत कुछ देखा है। ये पत्थर नहीं, इतिहास के पन्ने हैं। सुनिए इनका संगीत। यहां खुशबू है हुनरमंद हाथ की, बीती हुई बात की। यहां खुशबू है गुजरात की। कुछ पल तो बिताइए इतिहास में, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में।